नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली एक बार फिर आप सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ बंगाली साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विमल मित्र जी द्वारा रचित एक बेहद ही खूबसूरत और संवेदनशील कहानी घरेलू। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। यह कहानी ना लिखता तो हो सकता है मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन जब से लेखन कार्य प्रारंभ किया है व्यक्तिगत सुख सुविधा को मैंने तिलांजलि दे दी है। इसके अलावा व्यक्तिगत सुख दुख का प्रश्न यहाँ खड़ा होता भी नहीं, क्योंकि मिसेस चौधरी के विशेष अनुरोध पर यह कहानी मैंने लिखी है। लेकिन कहानी को जिस रूप में समाप्त करने को कहा गया था उस रूप में समाप्त नहीं कर पाऊंगा और इसके लिए मैं दुखी हूँ। वे जहाँ कहीं हो यह कहानी उनके निगाहों से गुजरे तो मुझे क्षमा करें। सचमुच उस दिन उस घटना के बाद मिसेस चौधरी कहाँ चली गई किसी को इसकी जानकारी नहीं है। पता नहीं यह कहानी उनकी निगाह से गुजरेगी या नहीं, लेकिन अगर उनकी निगाहों से गुजरे तो उन्हें इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि लावण्य अच्छी तरह से है। उसके एक लड़का है और लावण्य ने उसका नाम रखा है, मगर यह बात अभी नहीं। हो सकता है मिसेस चौधरी को वे सब बातें याद ना हो, पर मुझे तो याद है। उस समय रात के 12 बजे होंगे। लावण्य के घर से बाहर निकलकर वे टैक्सी से बहुत देर तक सड़कों का चक्कर लगाती रहीं और अंततः मेरे घर पर आई थी। मिसेस चौधरी हालांकि बूढ़ी नहीं है, पर उन्हें युवती भी नहीं कहा जा सकता। जैसे ही वह कमरे के अंदर आई तेज इत्र की गमक से पूरा घर भर गया था। रूज लगे गालों और लिपस्टिक लगे होठों पर जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। बोली, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाने के कारण ही तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हें एक कहानी लिखनी है विमल। बात क्या है, क्या हुआ? मैंने पूछा। वादा करो कि लिखोगे। तुम बहुतों पर कहानियां लिखा करते हो, यह भी तुम्हारा ही सब्जेक्ट है। साफ साफ बताइए कि बात क्या है। मिसेस चौधरी बोली, लावण्य के बारे में तुम्हें एक कहानी लिखनी है। लावण्य कौन है? तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मगर पहले तुम वादा करो कि लिखोगे। अंततः मुझे जबान देनी पड़ी। मिसेस चौधरी बोली, बदनाम सिर्फ हमें किया जाता है, मगर तुम्हें यह बता दूं, हम पर चाहे जो दोष मढ़ा जाए मगर हम कुलटा नहीं है। हमारे घर पर जो लोग आते हैं वे हमें सती सावित्री भले ही न माने, लेकिन मुझे श्रद्धा की दृष्टि से अवश्य देखते हैं। कम से कम यह तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने समाज को धोखा दिया है। मैं सीधी बात कहा करती हूँ, फेंक पैसा देख तमाशा। कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे घर पर आने पर उसे पुलिस के चक्कर में फंसना पड़ा हो। मगर पुलिस को क्या जानकारी नहीं है? पुलिस सब कुछ जानती है। मेरा कारोबार क्या है, मेरी रोजी रोटी कैसे चलती है, हर बात उसे मालूम है। फिर भी किसी से क्यों नहीं कुछ कहती है? तुम देख ही रहे हो, मेरे घर के बगल में ही कोतवाली है। उनकी आंखों के सामने ही मेरा कारोबार चलता है। फिर भी क्यों नहीं कुछ कहती है? इतना जरूर है कि मिसेस चौधरी इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा नहीं करती हैं। यही वजह है कि मैं चुप रहा। बातें करते करते मिसेस चौधरी के खिचड़ी बालों का जूड़ा खुल गया। हाथ से उसे संभालकर फिर से कहने लगी, रात के इस पहर तुम्हारे कमरे में बैठकर बता रही हूँ। मुझे कोई कुल त्यागिनी कहता है और कोई कहता है मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है।
मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ स्वीकार कर लेती हूँ। तुम लोगों के सामने भी अपने को सती सावित्री कहकर मैं आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहती। मैं जो हूँ वही हूँ। जिस दिन मिस्टर चौधरी को मेरे सूटकेस में एक प्रेम पत्र मिला था, उस दिन भी असत्य कहकर मैंने आत्मरक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें यह तो पता है कि एक गिलास बियर पीते ही मैं कितना ऊटपटांग बकने लगती हूँ। बात करते करते वे हाँफने लगी। बोली, हो सकता है तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हें यही मालूम है कि बिना 3 प्याली चाय पिए मेरे नशे की खुमारी दूर नहीं होती। आज तुम्हारे सामने सच्चाई रख रही हूँ कि मुझे 1 प्याली चाय तक नसीब नहीं होती। उसके बाद शर्म को ताक पर रखकर बोली, अपने नौकर को जगाकर कहो कि 1 प्याली चाय बना लाए। मुझे लगा मिसेस चौधरी के दिल में गहरी ठेस पहुंची है। उस ठेस के कारण वे नशे का सेवन करना भी भूल गई हैं। कितनी तीव्र है उनकी यंत्रणा। नहीं तो मिसेस चौधरी जैसी महिला इतनी रात में अपना कारोबार छोड़कर मेरे घर पर आती ही क्यों? वह ठेस इतनी जबरदस्त है कि उसे दबाकर रखने की उनमें शक्ति नहीं है। कमजोर, नपुंसक आक्रोश से वे तिलमिला रही हैं। अंततः कोई उपाय न देखकर मेरे पास आई हैं, मानो मैं ही अभी उनका हथियार हूँ। कहानी लिखकर ही मैं उनकी ठेस को सहला सकता हूँ। मैंने पूछा, लावण्य आपकी कौन होती है? मिसेस चौधरी चाय पीने जा ही रही थी, पर रुक गई। बोली, मेरी कोई नहीं लगती है। असल में मेरा अपना है ही कौन। जिस तरह 10 औरत मर्द आते हैं, लावण्य भी वैसी ही है। उन लोगों से मेरा क्या नाता हो सकता है? कितने ही मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती और बंगाली आते रहते हैं। साथ में लड़कियां ले आते हैं, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए और कोई रात भर के लिए कमरा किराए पर लेता है। मेरे पास 3 फर्निश्ड कमरे हैं, उन्हें किराए पर लेते हैं और काम खत्म होने पर चले जाते हैं। लावण्य भी वैसी ही लड़कियों में से एक थी। मुझसे भला उसका क्या रिश्ता हो सकता है? लावण्य से यदि कोई रिश्ता नहीं है, तब उसके लिए इतनी माथापच्ची क्यों कर रही हैं? क्यों उसके संबंध में कहानी लिखवाने की कोशिश कर रही हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मिसेस चौधरी बोली, मगर इसके चलते तुम लोग क्या मुझे अर्थपिशाच कहोगे? तुम लोग मेरे घर पर आते हो, अपना पैसा खर्च करके खाते पीते हो, मौज मनाते हो, लेकिन मैंने तुम लोगों से कभी किराए की मांग की है? बचपन में मैं कविता लिखा करती थी और यही वजह है कि तुम लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ। मगर इस लाइन को पकड़ लेने के बाद से कविता लिखना नहीं हो पाया। सो ना हो, सभी को हर चीज नहीं मिलती है। मकान के किराए के रूप में जितने पैसे आते हैं, उसी से अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। मिसेस चौधरी को जो लोग पहचानते हैं, वे उनकी गुजार लेने वाली बात को विनम्रता का सूचक मान लेते। किसी तरह गुजारने लायक उनका जीवन नहीं है। इन कई सालों के दरमियान में उन्होंने काफी पैसे कमाए हैं। एक क्षण मौन में डूबी रहने के बाद वे बोली, तुमने फूल चांद को देखा है? हाँ। उसके जैसे बड़े आदमी ने जो एक बात पर हजारों रुपए निकाल कर दे सकता है, जब कहा कि वह लावण्य के लिए 800 रुपए खर्च कर सकता है, तो मैं तैयार नहीं हुई। चाहे मैं कितनी ही कारोबारी औरत क्यों नहीं हूं, मगर किसी जमाने में मैं भी घरेलू औरत ही थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी के बिरवे में जल डालकर प्रणाम करती थी। मैं भी बाल बच्चों की माँ थी। आज तुम लोग मुझे और ही रूप में देख रहे हो। अब मैं पके बालों में खिजाब लगाती हूँ, सिकुड़े गालों पर रूज लगाती हूँ। मिसेस चौधरी की बातें सुनकर मैं विस्मय में डूबने लगा। वे बोली, खैर इन बातों को छोड़ो, मेरी टैक्सी खड़ी है, तुम मेरे घर पर चलो, तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगी। अभी इतनी रात में?
इसमें हर्ज ही क्या है। उस रात मैं मिसेस चौधरी के घर पर नहीं गया। वहीं मेरे घर पर ही काफी रात तक मिसेस चौधरी कहानी सुनाती रही। कहानी जब खत्म हुई तो रात के लगभग 3 बज रहे थे। लौटने के वक्त मेरे हाथों को थाम कर बोली, तुम्हें यह कहानी लिखनी है। हाँ, अंतिम हिस्से को थोड़ा बदल देना। मैं जिस तरह कह चुकी हूँ उसी तरह लिख डालना। उसके बाद टैक्सी पर बैठने के पहले बोली थी, फिर कल तीसरे पहर मेरे यहाँ आ रहे हो ना। दूसरे दिन निश्चित समय पर मैं मिसेस चौधरी के घर पहुंचा, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हुई। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। पता चला मिसेस चौधरी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। उनसे मेरी वह आखिरी मुलाकात थी। आखिरी मुलाकात थी तो जरूर, मगर संपर्क सूत्र वहीं समाप्त नहीं हुआ था। जब जब कहानियां लिखने के तकाजे आए थे और मैंने सोचा है कि क्या लिखूं, तब तब मिसेस चौधरी की बातें याद आई हैं। उस कहानी की बात भी हमेशा याद आती रही है। मन में हुआ कि निरंजन और लावण्य की कहानी लिखूं। जिस तरह उन्होंने कहानी का अंत करने को कहा है उसी तरह कर डालूं। मिसेस चौधरी जहां कहीं हो, यह कहानी उनकी निगाहों से गुजर सकती है। कभी उनका मेरे प्रति स्नेह भाव रहा है, कभी वे मुझे प्यार करती थी। उस स्नेह और प्यार के ऋण का कुछ हिस्सा तो चुका दूं, मगर मन ने साथ नहीं दिया। मेरा मन ट्राम, बस, सिनेमा और दुनिया के हर कोने में लावण्य की खोज में भटकता रहा है। शाम के वक्त चौरंगी की तरफ गालों में सस्ता पाउडर और अलग तक रंगे होठों को देखकर बहुत बार चिहुक उठा हूँ। सोचा है शायद यही है मिसेस चौधरी की लावण्य। हो सकता है लावण्य की जिंदगी यहीं आकर ठिठक कर खड़ी हो गई हो। फिर जब कभी किसी नव परिचित परिवार के संध्याकालीन माहौल में, पुत्र पुत्री के आनंद से भरे परिवेश में गृहिणी की ओर मेरी आंखें जाती हैं तो पलके झपकना भूल जाता हूँ। क्या लावण्य ही है? हो सकता है निरंजन के उदार प्रेम की प्रचुरता से लावण्य महान हो उठी है। फिर भी मेरे खोजी मन की भूख कभी शांत नहीं हुई है। मिसेस चौधरी की कल्पित परिणति से यथार्थ जीवन की जैसे कहीं न कहीं कोई असंगति है। अपनी कल्पना शक्ति से उसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया हूँ। निरंजन जैसे पुरुषों को आज भी हर सुबह बस पर सवार होकर दफ्तर की ओर जाते देखता हूँ। खींच खींच कर चाहे 100 रुपए ही तनख्वाह के तौर पर क्यों ना मिले, बदन पर रहती है ट्विल कमीज और मिल का कपड़ा। एक तरह से कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर भात और कपड़े का इंतजाम हो जाता है। अकेले आदमी की 100 रुपए में किसी तरह गुजर बरस हो ही जाएगी। और लावण्य, मिसेस चौधरी ने कहा, लावण्य भी निरंजन की तरह ही सीधी सादी थी। उसे 95 रुपए तनख्वाह के और 50 रुपए महंगाई भत्ते के तौर पर मिलते थे। बात सही है, मैं भी सोचता हूँ तनख्वाह की उस रकम से उससे ज्यादा विलासिता क्या की जा सकती है, खास तौर से तब जबकि मेस का खर्च, बस का किराया और टिफिन खर्च भी उसी में शामिल हो। फिर 2-4 दिन सिनेमा भी देखने जाती होगी। उन दोनों में जान पहचान कैसे हुई पता नहीं। ग्रह के फेर के कारण दोनों अपने अपने कक्ष से अलग होकर एक दिन आमने सामने आए थे। फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हुए पता नहीं। उन लोगों के बारे में कहानी लिखानी है। अगर मिसेस चौधरी यह धारणा बनाए हुए रहती तो उस बात की जानकारी जरूर हासिल कर लेती। मगर चाहे जो हो, निरंजन की पसंद की तारीफ करनी ही होगी। मिसेस चौधरी ने कहा, एक गहरे बदन का होने से क्या होगा? लावण्य के गाल पर तिल रहने के कारण सभी उसे पसंद करते थे। मैं भी लावण्य की शक्ल सूरत की कल्पना कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है
कि मिसेस चौधरी ने लावण्य का जैसा वर्णन किया था, बस ट्राम में चलने वाली लड़कियों में मैंने उसके सादृश्य की तलाश की है। लगता है एक ही लावण्य आज सैकड़ों लावण्य में रूपांतरित हो गई है और पूरे कलकत्ते को छान रही है। लिंडसे स्ट्रीट के मोड़ पर एक युवक और एक युवती पर जब आंखें जाती हैं तो उन्हें एक साथ देखकर मुझे लगता है कि यही निरंजन और लावण्य का जोड़ा है। आज दफ्तर में छुट्टी होने के बाद वे मिसेस चौधरी की फ्री स्कूल ट्रीट के मकान की ओर जा रहे हैं। महीने का पहला सप्ताह है। 5 रुपये किराए का चुकाकर वे एक कमरे में 1 घंटे के लिए एकांत में अंतरंगता के सूत्र में बंध जाएंगे। एक आध दिन मैंने उनका पीछा भी किया है। मिसेस चौधरी ने फिर क्या अपना कारोबार चालू कर दिया। पहले की तरह ही साहब, मेम, मोटर, दुकान सबको पीछे छोड़ते हुए निरंजन और लावण्य एक दूसरे की अगल बगल चहलकदमी कर रहे हैं। देह पर ट्विल की कमीज है, पाँव में काबुली चप्पल। निकट जाने पर दिखता है कि आज उसने अच्छी तरह से दाढ़ी बनाई है। लावण्य उसके पास ही है। आज वह नई साड़ी पहने हुए है। कानों में टॉप्स पहनने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। गले में नकली मोती का हार है। तेज कदम बढ़ाकर मैं उनके पास पहुंचा और अच्छी तरह देखने लगा। सड़क की भीड़ भाड़ में वे मुझे नहीं देख सकेंगे। गर्दन तिरछी करके मैंने उनकी ओर ताका। उन पर मुझे कहानी लिखनी है, इसलिए अच्छी तरह देखना चाहिए। मिसेस चौधरी ने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया था उससे तनिक भी अलगाव नहीं है। लावण्य की चप्पल तक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इतने साल गुजर गए पर चप्पल वे ही है। निरंजन ने क्या 10 साल पहले की ट्विल की कमीज को नहीं बदला है। उस तीसरे प्रहर की प्रकाश छाया में जनता के जमघट के बीच मिसेस चौधरी से सुने गए निरंजन और लावण्य मानो फिर से रक्त मांस का शरीर धारण कर हमारे सामने उपस्थित हो गए हों। निरंजन कहता है, यह साड़ी तुम्हारे बदन पर बहुत फब रही है। लावण्य कहती है, इसकी कीमत कितनी है? मैं बिल्कुल निकट जाकर उनकी बातें सुनने लगा। निरंजन कहता है, अभी तक कीमत नहीं चुकाई है। दुकानदार जाना पहचाना है। हर महीने 2 रुपया देने से ही काम चल जाएगा। लावण्य कहती है, साड़ी खरीदने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारा जूता तो बहुत दिनों से फटा हुआ है। बेहतर यही रहता कि तुम जूता खरीद लेते। निरंजन कहता है, अगले महीने नौकरी स्थायी हो जाएगी, जब खरीदूंगा, उसके पहले नहीं। लावण्य कहती है, हमें अभी से ही कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए, नहीं तो हम कब तक मिसेस चौधरी का कमरा किराए पर लेते रहेंगे। पिछले महीने का 2 दिन का किराया अभी तक बाकी है। अब की निरंजन का चेहरा साफ साफ दिख पड़ा। निम्न मध्यम वर्ग के भविष्यहीन जीवन जीने की थकान के अंतकाल से आशा की एक किरण झांक रही है। निरंजन और लावण्य किराए पर एक मकान लेंगे। 2 रुपए का एक स्वाधीन फ्लैट किराए के तौर पर 30 या 40 या 50 रुपए तक देंगे। उसके बाद भविष्य में कभी सुदिन आए तो फिर। चलते चलते निरंजन ने कहा, जानती हो, एक बढ़िया मकान का पता चला है। लावण्य अचकचाकर कहती है, किराया कितना है? ज्यादा नहीं, 50 रुपए, मगर पगड़ी मांगता है। पगड़ी के बिना मकान नहीं मिलता है। कोशिश करने पर क्या नहीं होता। निरंजन ने कोशिश क्या कम की है। पिछले 2 बरसों से वह कोशिश ही तो करता आ रहा है। वह बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, कहीं एक मकान मिल जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। फिर मिसेस चौधरी के कमरे को किराए पर लेने में रुपया बर्बाद ना हो। महीने में यहाँ अगर 4 दिन आया जाए तो 4-5 बार में 20 रुपए खर्च हो जाएंगे।
किसी किसी महीने 5 दिन भी आए हैं, फिर किसी महीने 2 ही दिन। हाँ, मिसेस चौधरी भली औरत है, उनका व्यवहार अच्छा है। हाथ में नकद ना रहे तो बाकी रखने से भी काम चल जाता है। फिर वे लोग ठहराते ही हैं कितने घंटों तक, बस ट्राम का चलना बंद होने के पहले ही लौट आते हैं। उसके बाद फिर कितने दिनों तक मुलाकात होगी। चलते चलते निरंजन लावण्य का हाथ थाम लेता है। उनकी बातें सुनता हुआ मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। एकाएक लोगों की भीड़ और दुकानों की कतार को पार कर निरंजन और लावण्य कहीं लापता हो जाते हैं। मैं मिसेस चौधरी के फ्री स्कूल के मकान के सामने आकर खड़ा होता हूँ। एकाएक मेरा सपना भी जैसे टूट जाता है। उस परिचित मकान के सामने वाले कमरे में सुसज्जित साहब और मेमो का एक दल बैठा हुआ है। अंदर से पियानो की आवाज आ रही है। मिसेस चौधरी के परिचित नेपाली दरबान ने पहले की तरह मुझे सलाम भी नहीं किया। मिसेस चौधरी कहती, टालीगंज में वासंती आती थी, चेतला से कल्याणी और बहला से टगर, मगर सभी किसी एक के साथ तो कभी किसी दूसरे के साथ। चौरंगी की सड़क पर जो भी मिल जाता उसे पकड़कर ले आती थी। लेकिन लावण्य, हमेशा निरंजन ही उसके साथ दिखाई पड़ता था। निरंजन जब बेकार था, लावण्य ने ही उसके मेस के 3 महीने का खर्च चलाया था। इस शहर में किराए पर कमरा हो सकता है, और भी जगह मिल जाएं, मगर वहां इस तरह की सुरुचि और शालीनता नहीं मिल सकती है। बाहर से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सामने की तरफ ऑर्किड और मॉर्निंग ग्लोरी से घिरा है। पीछे की तरफ से दरवाजे से सीधे कमरे के भीतर चले जाओ। 3 कमरे हैं। पर्दा हटाकर कमरे के अंदर जाना होगा। हर कमरे में अंग्रेजी पलंग, ड्रेसिंग टेबल, आईना और 2 कुर्सियां हैं। असबाब के नाम पर इतनी ही चीजें। कमरे से लगा हुआ बाथरूम। सारा इंतजाम विलायती तरीके से है। रुपया खर्च करने से यहाँ आराम मिलता है। याद है, ताश खेलते खेलते मिसेस चौधरी एक दिन एकाएक उठकर खड़ी हो गई। जॉर्जेट साड़ी संभालते हुए बोली, देखूं उस तरफ शोरगुल क्यों हो रहा है? मुझे ताश मत देना भाई। बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। उसके बाद मिसेस चौधरी का अल्सेशियन कुत्ता जोरों से भौंकने लगा। थोड़ी देर के बाद मिसेस चौधरी कमरे के अंदर आई और पंखे के रेगुलेटर को थोड़ा आगे खिसका दिया। क्या बात है? मैंने पूछा। क्या कहूँ, सेठ जी आए थे, फूलचांद सेठ, शराब के नशे में धुत। एक बार मना कर दिया है, फिर भी। निर्विकार भाव से दोबारा ताश खेलने लगी। नो ब्रिड, 3 डायमंड्स। उस दिन एक लंबे अरसे के बाद फूलचांद से फिर मुलाकात हो गई। एक लंबी चौड़ी गाड़ी ब्रेक दबाकर खड़ी हुई। देखा, फूलचांद जी हैं। कौन कह सकता है कि उनकी उम्र 40 साल होगी। खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी से सिर निकालकर कहा, क्या हालचाल है सर? मुझे भी उम्मीद थी कि कुछ खबर सुनने को मिलेगी, मगर फूलचांद ही पूछ बैठे, मिसेस चौधरी की कुछ खबर मालूम है सर? फूलचांद सेठ के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, चाहे उस मोहल्ले में हो चाहे इस मोहल्ले में। अड्डा भी खोज ही लेंगे, चाहे मिसेस चौधरी ना हो। मिसेस सरकार तो है, नर्सिंग होम है, कलकत्ता शहर में कितना कुछ है। अभी नौजवान है। दिन दिन फूलचांद की उम्र जैसे कम होती जा रही है। 3 असली घी के और 3 मिलावट वाले घी के कारखानों के वे मालिक ठहरे। गाड़ी जाने के बाद भी मैं बहुत देर तक उधर ही ताकता रहा। उस दिन मैं सचमुच ही कलम लेकर लिखने बैठ गया। अब लिखना ही है। मिसेस चौधरी ने जिस तरह समाप्त करने को कहा था, ना होगा तो उसकी तरह समाप्त करूंगा। शुरू में लिखा था, निरंजन सप्लाई ऑफिस के 1 मंजिले मकान की सीढ़ी के सामने खड़ा है।
लावण्य के ऑफिस में छुट्टी हो चुकी है। एक एक कर सभी नीचे उतर रहे हैं। लावण्य चौंक पड़ी। अरे तुम? निरंजन ने कहा। तुम्हारे लिए ही खड़ा हूं। आज तो तुम्हारे आने की बात नहीं थी। सो नहीं थी, फिर भी मैं आ गया। मिसेस चौधरी के घर पर चलेंगे। आज जाने की बेहद इच्छा हो रही है। मगर रुपया ले आए हो? मेरा हाथ खाली है, सिर्फ बस का ही किराया। किसी तरह कह सुनकर इंतजाम करा लेंगे। आज तुम्हें चलना ही है। जानती हो लावण्य, आज मेरी नौकरी छूट गई। यह क्या? मिसेस चौधरी को यह बात मालूम हो गई है। उन्हें लावण्य की उस कठिन साधना की बात मालूम है। उसी दिन से लावण्य ने धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने के लिए देना बंद कर दिया। ट्राम में सेकंड क्लास से सफ़र करने लगी। टिफिन बंद कर दिया। कभी कभी वह अपना नाश्ता रुमाल में बांध कर ले आई और दोनों ने उसे बांटकर मिसेस चौधरी के कमरे में खाया है। बालों में एक दिन के अंतराल में तेल लगाना शुरू किया। स्नो खत्म हो गया, मगर दोबारा खरीद नहीं सकी। मिसेस चौधरी ने बताया था, उन लोगों के लिए मैंने कंसेशन कर दिया। मेरे कमरे का रेट हमेशा 5 रुपए रहा है, उन लोगों के लिए 3 रुपए तय कर दिया। सो भी हमेशा नगद नहीं दे पाते थे, बकाया जुड़ जाता था। उधर टालीगंज की वासंती की देह पर तब ढाके की साड़ी लहराने लगी थी। चेतला की कल्याणी ने नया एक लड़ा हार बनवाया। बहला के टगर ने भी पीतल की चूड़ी उतार दी है और उसकी जगह सोने के कंगन पहनने लगी है। बाजार काफी गर्म है। ऐसे बाजार में मिसेस चौधरी क्यों चुपचाप बैठी रहे? कमरे का किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपए हो गया। उस पर भी कोई कमरा खाली पड़ा नहीं रहता है। ग्राहक बाहर से आकर लौट जाते हैं। मिसेस चौधरी का टेलीफोन रात दिन इंगेज रहता है। याद है, एक दिन मैं बहुत भयभीत हो गया था। दोपहर का समय था। खा पीकर मिसेस चौधरी के साथ अड्डेबाजी करने के ख्याल से गया हुआ था। इच्छा थी कि अपनी नई पुस्तक की एक प्रति उन्हें भेंट करूं। उसके बाद उन्हीं के बिस्तरे पर लेटकर बीच बीच से उन्हें कुछ सुनाऊंगा। मिसेस चौधरी साहित्यिक तो नहीं, परंतु साहित्य प्रेमिका अवश्य हैं। उन्हें पुस्तक भेंट कर हम अपने आप को कृतार्थ समझते थे। मगर दूर से ही दिखाई पड़ा कि घर के सामने बेहद भीड़ है। 2-4 सिपाही भी वहां खड़े हैं। मन में सोचा, जरूर कोई गड़बड़ी हुई है, कोई कांड हो गया है। अब मिसेस चौधरी बच नहीं पाएंगी। लगता है हम लोगों की अड्डेबाजी अब उजड़ गई। सोच रहा था जाऊं या ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी फंस जाएं। यह बात सोचते ही लज्जा महसूस होने लगी। छी, मुसीबत के दिनों में उन्हें अकेली छोड़कर हम भाग जाएं। उसी दिन सचमुच पहले पहल एहसास हुआ कि मिसेस चौधरी कितनी असहाय हैं। मेरी समझ में यह बात आई कि इस दुनिया में औरत होकर पैदा होने के बाद जिंदगी भर उसके लिए क्यों एक अभिभावक की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। मिसेस चौधरी, आप जहाँ कहीं भी हों, आज मैं निश्चल भाव से यह स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मेरे मन में आपके प्रति बड़ी ममता जागी थी। खैर, वह बात रही। आपके घर पर जाते ही मैंने कहा था, आज मैं बहुत डर गया था। आप उस समय सलवार पहने कोच से पीठ टिकाकर अखबार पढ़ रही थी। आपने पूछा, क्यों? मैंने कहा, घर के सामने भीड़ देखकर सोचा पुलिस आई है। मगर पुलिस का नाम सुनकर आपने चैन की लंबी सांस ली और फिर कोच से टिककर बैठ गई। मगर क्या? मगर देखा फुटपाथ पर बंदर का नाच हो रहा है। आप हंसकर बोली, नहीं, वह सब डर नहीं है। पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, फूल चांद से अलबत्ता डरती हूँ। मैंने आश्चर्य में आकर कहा, फूल चांद आपका क्या बिगाड़ सकता है?
आपने कहा, नहीं, वह मेरा क्या कर लेगा। फूलचांद अलबत्ता मुझसे बड़ा आदमी है, मगर उसकी चोटी मेरे हाथ में है। भय का कारण कुछ और ही है। क्या? लावण्य के बारे में डरती हूँ। यह कहकर आप गंभीर हो गई। उस समय मैंने यह नहीं पूछा था कि लावण्य कौन है, उसका परिचय क्या है। हो सकता है आपको याद नहीं हो। आप अपने आप बोल उठी थी, लावण्य को फूलचांद बहुत दिनों से चाह रहा है, 200 रुपए तक खर्च करने को राजी है, मगर मैं ही सहमत नहीं हो रही हूँ। कहीं आखिर में याद है मैंने पूछा था, लावण्य कौन है? आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप उसी तरह कोच पर पीठ टिकाए बोली थी, फूलचांद अगर बासंती को चाहता तो मैं आपत्ति नहीं करती। कल्याणी या टगर को भी चाहता तो कोई बात नहीं थी। मैं आधे घंटे के अंदर उनमें से किसी को टेलीफोन करके बुलवा लेती, मगर वह लावण्य को मंगाने को कहता है। छी छी, लावण्य की आप क्यों इतना खातिर करती हैं? यह बात उस दिन कुछ कुछ समझा था और बाकी कुछ समझने की कोशिश नहीं की थी। उस दिन मिसेस चौधरी को भी कहाँ पता था कि उसी लावण्य पर कहानी लिखवाने के लिए उन्हें रात के 12 बजे मेरे मकान पर आना पड़ेगा। हो सकता है मिसेस चौधरी अपने जीवन में जो खो बैठी थी, लावण्य के अंदर उन्हें वह वस्तु प्राप्त हो गई थी। हो सकता है इसी वजह से वे फूलचांद के हाथों में लावण्य को सौंप कर अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहती हैं। पता नहीं असलियत क्या है। फूलचांद के प्रस्ताव के उत्तर में मिसेस चौधरी ने कहा था, 200 तो मामूली बात है, 500 भी खर्च करोगे तो भी लावण्य को तुम नहीं पा सकते हो। तुम उस पर नजर मत गड़ाओ फूलचांद। मगर आप फूलचांद को पहचान नहीं पाई थी। फूलचांद सेठ व्यापारी जात ठहरा, 7 पुरखों से कारोबार चल रहा है। कब खरीदना है, कब बेचना है, यह बात वह जानता है। यही वजह है कि उसने भी संभल संभल कर कदम रखा था। 500 में अगर राजी नहीं होती है तो 700 दांव पर लगा दो, और 700 नहीं तो 800। 800 में नहीं तो आज भी कोशिश करता हूं तो दिखाई पड़ता है कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियां तय करता हुआ निरंजन नीचे उतर रहा है। बगल में लावण्य है। लावण्य प्रसन्नता से सराबोर है, कहती है, देखा ना, घर में कहीं थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं है। निरंजन की समझ में उसकी बात नहीं आती है। वह कहता है, क्यों, मिट्टी से क्या करना है? तुलसी का एक पौधा रोपना चाहती थी। हिंदू गृहस्थ परिवार में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। निरंजन कहता है, किसी गमले में रोपने से काम चल जाएगा, ठीक रसोई घर के बगल में। शयन कक्ष किस कमरे को बनाओगे? दक्षिण की तरफ का कमरा ही सबसे अच्छा है, खिड़की खोलने से आकाश दिखाई पड़ता है। हमें एक खाट भी खरीदनी है। निरंजन हंसकर कहता है, धीरज रखो, अभी अभी नौकरी मिली है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, पहले मकान तो मिल जाने दो। मकान मालिक ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किराया 40 रुपए है, सभी जितना देते हैं उतना ही दीजिएगा। मगर क्या? मकान मालिक ने अब असली बात बताई। फिलहाल मुझे व्यापार में काफी घाटा उठाना पड़ा है। अभी एक तरह से मकान किराए से ही घर का खर्च चलता है, इसलिए आप लोगों को कुछ न कुछ सलामी देनी होगी। निरंजन का उत्साह ठंडा पड़ गया। लावण्य भी वापस आ रही थी। यह उस तरह की पहली घटना नहीं थी। पहले अगर मालूम होता तो। फिर भी निरंजन ने पूछा, कितना? मानो अगर वह रकम कम हो तो वह देने को तैयार है। मकान मालिक ने कहा, ज्यादा नहीं, और किराएदारों ने जितना दिया है उतना ही दीजिएगा, उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। मेरे लिए हर कोई बराबर है। साम्यवादियों की तरह उसने परम तृप्ति की मुद्रा बनाई। फिर भी कितना?
पूरा ही दीजिएगा, कम ज्यादा मैं पसंद नहीं करता। लेकिन वह दुर्बोध होता जा रहा है। अपनी यह गलती महसूस कर दया दिखाते हुए बोला, 1000 से कम मैं नहीं लेता हूं। फूलचंद यदि उस दिन रहता तो उसकी बात पर कहता, 800 पर राजी नहीं होती तो 1000। संख्या पूरी हो तो कुछ और ही जैसी लगती है। मगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था मिसेस चौधरी। हो सकता है इसी वजह से आपने दोबारा सवाल नहीं किया। फिर भी आप चंचल नहीं हुई। आप पहले की तरह ही निर्विकार भाव से टॉफी चूसती रही। मगर तभी लावण्य और निरंजन आपके सामने से होकर गुजर रहे थे। उस समय रात के 9:30 बज रहे थे। लावण्य चप्पलों से आवाज करती हुई चली जा रही थी। तमाम दिन दफ्तर में कठिन परिश्रम करना पड़ा है। अब घर पहुंचे तो शांति मिले। आपको लगा वह लावण्य नहीं है। आपने जैसा सोचा था वैसा ही बता दूं। आपको लगा वह लावण्य नहीं है, बल्कि आपका बीता हुआ जीवन है। आपकी परिशुद्ध आत्मा आप पर व्यंग कसती हुई आपकी ओर मुड़कर आगे बढ़ती जा रही है। अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी। आपने वहीं बैठकर नेपाली दरबान को आवाज दी, जंगी। जंगी दौड़ता हुआ आया और अटेंशन की मुद्रा में उसने जैसे ही आपको सैल्यूट किया, आपने उससे कहा, लावण्य को बुला लाओ। आप अपनी आत्मा के सामने खड़ी हुई और वह खड़ा होना पहला और आखिरी दोनों था। उसके बाद उसे एकांत में ले जाकर आपने उसके सामने फूल चांद का प्रस्ताव रखा। आपको लगा पृथ्वी के प्रच्छेद पट पर आज तक जितने मनुष्यों की पदछाया पड़ी है, उन कोटि कोटि संख्याहीन जन समुद्र की तरंगे यदि पुनः उद्वेलित हो तो होने दो। नक्षत्र नील आकाश के समस्त ज्योतिष्क पुनः कक्षाच्युत केंद्रच्युत होकर यदि दिग्भ्रांत हो जाए तो होने दो। फिर भी आपकी आत्मा अटल रहेगी। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद लावण्य कुछ देर तक माथा झुकाए खड़ी रही। उसके बाद दांत से दांत दबाकर बोली, उससे एक बार पूछ आती हूँ मौसी जी। मॉर्निंग ग्लोरी की ओट में निरंजन अंधेरे में अकेला खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। लावण्य वहां गई। उसके बाद दोनों ने कुछ सलाह मशविरा किया। दूर से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। फिर भी अंदाज से यही पता चला कि एक व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा किसी भी हालत में समझने को तैयार नहीं है। कुछ देर के बाद लावण्य आई। आपके सामने माथा झुकाकर बोली, मैं तैयार हूं। शायद लावण्य ने यह बात धीमे स्वर में कही थी। आपने देखा कि कमरे के अंदर बैठे फूल चांद के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने तुरंत सुलगाई हुई सिगरेट को फेंक दिया और उठकर खड़ा हो गया और केवल आप रो दी। बल्कि आपको लगा कि बरामदे में साकल से बंधा हुआ अल्सेशियन कुत्ता भी फपक फपक कर रो दिया। मैंने पूछा, उसके बाद? मिसेस चौधरी के पके बालों का जूड़ा फिर खुल गया। अब कि उन्होंने उसको संभालने की कोशिश नहीं की। बोली, उसके बाद क्या? वही पहला और वही आखिरी था। उसके बाद वे मेरे घर पर नहीं आए। फ्री स्कूल स्ट्रीट के लोगों ने निरंजन और लावण्य को कभी उस रास्ते से जाते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा, उसके बाद वे लोग कहाँ गए? मिसेस चौधरी बोली, मैं भी यही सोचा करती थी कि वे कहाँ चले गए। मन में होता था कि वह भी और लड़कियों के स्तर पर उतर आई है। टालीगंज की वासंती से पूछा, चेतला की कल्याणी से, बहला की टगर से। वे अब भी आती हैं, मगर बता नहीं पाई कि वे दोनों कहाँ चले गए। यहाँ तक कि फूलचांद को भी मालूम नहीं है। फिर लगता है उस घटना के बाद निरंजन ने उसे त्याग दिया होगा। मैंने कहा, मैंने इस पर भी बहुत बार सोचा है। हो सकता है
अविश्वास के कारण निरंजन ने उससे नाता तोड़ लिया हो और अपने आप को कोसती हुई लावण्य ने आत्महत्या कर ली हो। अपनी आत्मा के गले को अपने हाथ से ही दबोचकर मैंने मार दिया है। यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हुई थी। मिस्टर चौधरी ने उस दिन मेरे सूटकेस में एक प्रेम पत्र पाकर मुझे त्याग दिया था। उसके बाद जीवन में यह पहली बार मुझे खुशी हासिल हुई थी। सचमुच मैं कितना खुश थी। उस खुशी के मारे उस दिन तीसरे प्रहर नींद से जगने पर 3 प्याली चाय के बाद मैं 3 तिया 9 प्याली चाय पी गई। मैंने मिसेस चौधरी के चेहरे की ओर ताका। वे बातें कहती जा रही थीं और उनकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। उन आंसुओं के कारण उनके गाल का रूज, होठों की लिपस्टिक और आंखों का सुरमा धुल धुल कर आपस में घुलते मिलते जा रहे थे। उन्हें इसके पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मिसेस चौधरी एकाएक स्वाभाविक स्थिति में लौट आईं और अपना बैग खोलकर उन्होंने एक पत्र निकाला। उसे मेरी ओर बढ़ाकर बोली, उसके बाद इतने दिनों पर यह चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर तो मेरे होश गुम हो गए। देखा, निरंजन और लावण्य के विवाह का कार्ड था। 15/C, काली सरकार रोड, 13 नंबर रूट का पता है। तारीख आज की है। मैंने मिसेस चौधरी की ओर निर्वाक दृष्टि से ताका तो वे बोली, अभी वहीं से आ रही हूं। मैंने पूछा, क्या देखा? देखा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि शादी में हुआ करता है। लावण्य की मांग में सिंदूर है, चंदन का टीका लगा हुआ है। निरंजन के बदन पर टसर का कुर्ता है, माथे पर मोर। कहीं से अपने पराये भी आ गए हैं। उन दिनों वे कहाँ थे पता नहीं। आज उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद की झड़ी लग गई थी। मकान भी खूबसूरत है। रसोई घर के पास एक गमले में तुलसी का पौधा है। सोने के कमरे में एक पलंग है। दक्षिण तरफ की खिड़की खोलने में आकाश दिखाई पड़ता है। आयोजन भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन गौर से देखने पर भी फूल चांद के स्पर्श का कलंक कहीं नजर नहीं आया। चंदन के टीके के तले वह कलंक ढक गया है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने वहां पानी तक नहीं पिया और सीधे बाहर चली गई। उसके बाद टैक्सी पर सवार होकर पूरे कलकत्ते को छानती रही और अब रात 12 बजे तुम्हारे घर आई हूं। कहानी कहते कहते मिसेस चौधरी निढाल हो गई। लगा अभी तुरंत बुझ जाएंगी। मैंने कहा, सो चाहे जो हो, इतना मानना ही होगा कि निरंजन उदार है। मिसेस चौधरी भबक उठी। रहने दो उसकी उदारता। तुम कहानी में उसके विवाह की चर्चा नहीं कर सकते। उसका शेषांक तुम्हें बदलना ही होगा। क्यों? मिसेस चौधरी ने एक सांस ली और फिर कहना शुरू किया, हाँ, तुम ठीक वैसे ही रहने दो। आखिरी हिस्से को बदल दो। अपनी कहानी में तुम उसकी शादी का उल्लेख नहीं कर सकते। उसकी आत्मा में घुन लग गई है। उसकी साक्षी मैं मिसेस चौधरी हूं। मैंने कहा, मगर आत्मा मरती नहीं है। जरूर मरती है, निश्चय ही उसकी मृत्यु होती है। मेरी आत्मा मर चुकी है, लावण्य की आत्मा मर चुकी है, बासंती, कल्याणी, टगर वगैरह की आत्मा का अंत हो चुका है। और अगर विवाह दिखाना जरूरी ही हो तो 2 दिन के बाद उनके वैवाहिक संबंध को टूटते हुए दिखा देना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लावण्य को कल्याणी, बासंती और टगर के स्तर पर ले आना और जीवन के अंतिम अंक में दिखा देना कि लावण्य ने किराए का मकान लेकर कारोबार चालू कर दिया है, मेरी ही तरह। क्या ऐसा नहीं कर पाओगे? भैया, मेरे अंत में ट्रेजेडी दिखा देना। मगर क्यों? मैंने पूछा। मान लो यही मेरा शौक है। कभी अगर तुमने मुझे स्नेह किया है, अगर कभी मैंने तुम्हारा कोई उपकार किया हो,
तो मेरे इस अनुरोध की रक्षा करना भाई। उसके बाद यह बात तो तुम मानते हो ना कि जो अत्यंत घरेलू हुआ करती है उसे घर नहीं मिलता है। आज अतीत की तमाम घटनाओं को दोहराने से कोई लाभ नहीं, फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि पिछले 10 साल से इस कहानी को लिखने की मैं प्राणपण से चेष्टा कर रहा था। मित्रों को कई बार यह कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने इस पर विश्वास किया है, कुछ ने विश्वास नहीं किया, मगर मनुष्यों की इस दुनिया के मूल्य बोध में इतने परिवर्तन आए हैं, ऐसे ऐसे विस्मय सहज और स्वाभाविक तौर पर देखे गए हैं जिनका कोई अंत नहीं है। फिर भी जब से मैं साहित्य का कारोबार कर रहा हूँ, देखने में यही आता है कि जीवन के संबंध में हमारी धारणा चाहे जो हो, मगर साहित्य में आज भी हम पुराने ही फॉर्मूलों को मानते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि सधवा किरणमयी को अंततः हमें पगली बनाना पड़ता है, विधवा रमा को काशी भेज देना पड़ता है। विश्वास कीजिए मिसेस चौधरी, मैंने सोचा था कहानी का अंत उसी तरह करूंगा जिस तरह करने का आपने अनुरोध किया था। लावण्य को अधः पतन की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा देने से मैं भी आपकी तरह खुश होता। उससे यह कहानी अति घरेलू न पाती घर है इस साधारण कहावत का उदाहरण स्थल हो जाती। जीवन में चाहे ऐसा ना हो, परंतु साहित्य में ऐसा ही होता है। यही वजह है कि मैंने कहा था यह कहानी अगर नहीं लिखता तो मुझे खुशी होती। आप मुझे क्षमा करें मिसेस चौधरी, मैं आपके संपूर्ण अनुरोध की रक्षा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, इसका भी जरूर कोई कारण है। उसी कारण को बता रहा हूँ। लज्जा, घृणा और धिक्कार से मेरा मस्तक झुक रहा है, फिर भी मुझे वह कारण बताना ही होगा। उस दिन कलकत्ते के बाहर सीपीए के एक कोलियारी अंचल में मुझे जाना पड़ा। काम में काम यही था कि मुझे एक पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर सभापतित्व करना था। सभा हुई। सभा के अंत में जब भीड़ छट गई तो अल्पाहार के लिए मुझे वेलफेयर अफसर मिस्टर मजूमदार के घर पर जाना पड़ा। पति पत्नी दोनों अत्यंत अतिथि परायण थे। छोटा सा बंगला, चारों तरफ बगीचा लगाया है, घर भी सुसज्जित है। यह बात साफ साफ समझ में आ गई है कि घर में सर्वत्र गृहिणी के सुनिपुण हाथों की छाप है। मिसेस मजूमदार चाय डालने लगी। मिस्टर मजूमदार ने कहा, मिसेस मजूमदार आपकी बड़ी भक्त हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, इन्होंने आपकी तमाम पुस्तकें खरीदी हैं। मिसेस मजूमदार के चेहरे पर सलज्ज हास्य तैराया। सचमुच बगल की अलमारी में और पुस्तकों के साथ मेरी तमाम पुस्तकें हैं। इस पर मेरी निगाह पहले ही पड़ चुकी थी। मिस्टर मजूमदार ने कहा, यहाँ की महिला समिति का संगठन इन्होंने ही किया है और आज जिस पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ उसमें भी इन्हीं का हाथ रहा है। इन्होंने ही सभापति के लिए आपका नाम सजेस्ट किया था। लगा अपनी प्रशंसा सुनकर मिसेस मजूमदार लज्जा से जैसे सिकुड़ सिमट गई हो। शायद वे कुछ कहना चाहती थी, मगर बाधा उपस्थित हो गई। एकाएक नौकर के साथ एक 5-6 साल का बच्चा कमरे के अंदर आया। चेहरा मोहरा बड़ा ही सुंदर। मैंने बच्चे को पहचान लिया। इसी बच्चे ने सभा स्थल में मेरे गले में माला डाली थी। कमरे के अंदर आकर बच्चा अपनी माँ की गोद से सटकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, आपका बच्चा है ना? तुम्हारा नाम क्या है मुन्ना? मैंने उसे पास बुलाया। बच्चे ने विशुद्ध बंगला में कहा, नीलाज मजूमदार। नीलाज, बड़ा ही सुंदर नाम रखा है। मिस्टर मजूमदार ने एक बार अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, यह नाम इन्हीं का दिया हुआ है। ऐसा नाम देने के पीछे एक उद्देश्य है। हम दोनों के नाम के प्रथम 2 अक्षर से इसका नीलाज नाम बना है। मैं सोचने लगा कि उन दोनों का नाम पूछना अभद्रता होगी या नहीं। मिस्टर मजूमदार ने खुद ही
मेरे कौतूहल का निवारण कर दिया। हंसते हुए बोले, मेरा नाम निरंजन है और उनका नाम लावण्य है, उसी से नीलाज नाम बना है। हाँ, आप और एक समोसा लीजिए या संदेश। मगर मैं खामोशी में डूबा मिसेस मजूमदार की ओर ताकने लगा। अब तक नजर ही नहीं पड़ी थी। उनके चिबुक के ऊपर दाहिनी ओर एक काला तिल चमक रहा था। दोस्तों, जो अति घरेलू महिला होती है उसे घर नहीं मिलता, इस कहावत को झुठलाती श्री विमल मित्र जी द्वारा रचित इस खूबसूरत कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही खूबसूरत और दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक और प्रस्तुति से संबंधित अपनी कोई भी प्रतिक्रियाएं या सुझाव हम तक पहुंचाने हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।